नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही दिमाग की गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठे हैं। हम सोचते तो हैं कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, हम ही सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में कोई और ही है जो गाड़ी चला रहा है। आज हम मानव स्वभाव की उन्हीं छिपी हुई अनजानी ताकतों की पड़ताल करने वाले हैं, और इसके लिए हमने रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ हिस्सों को खंगाला है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि आखिर लोग और हम खुद भी कभी-कभी इतने अजीब, मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम क्यों करते हैं। ये एक तरह से इंसानी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश है। और जो सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाला विचार इस किताब में दिया गया है वो यही है कि हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से नहीं आता। वो अंदर की गहरी भावनात्मक धाराओं से पैदा होता है। हम तो बस सतह पर लहरें देखते हैं, हमारे विचार, हमारा मूड, हमारे काम, लेकिन उन लहरों को उठाने वाला तूफान तो समंदर की गहराइयों में होता है, हमारी नजर से बहुत दूर। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सुनने में ही थोड़ा असहज लगता है कि हम तर्कसंगत नहीं है। मतलब मैं जो सुबह से शाम तक फैसले ले रहा हूँ, क्या वो वाकई मेरे नहीं है? पूरी तरह से नहीं। किताब के मुताबिक ये गहरी ताकतें हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। यही ताकतें ईर्ष्या, घमंड, असुरक्षा जैसी चीजें पैदा करती हैं, पर इन्हीं से सहानुभूति और जुड़ाव भी पैदा होता है। इसका एक बहुत पुराना लेकिन सटीक उदाहरण है प्राचीन एथेंस का। वहाँ के राजनेता पेरिक्लीस ने यह गौर किया कि मंच पर हर नेता खुद को तर्क और विवेक का देवता बताता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनके सारे फैसले असल में सत्ता की भूख, ज्यादा ध्यान खींचने की चाहत और हाँ, पैसे के लालच से लिए जाते थे। और नतीजा एथेंस में भ्रम और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया, जबकि सब खुद को बहुत तर्कसंगत समझ रहे थे। अरे वाह, ये तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब तकनीक ने हमें बदला नहीं है, बस हमारे पुराने स्वभाव को एक नया माइक थमा दिया है। बिल्कुल। खासकर सोशल मीडिया पर तो ये हर पल दिखता है। कोई छोटी सी बात होती है और भावनाओं का ऐसा ज्वार उड़ता है कि तर्क कहीं बह जाता है। ये कन्विक्शन बायस वाली बात तो हम हर दिन न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर देखते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। इसी कन्विक्शन बायस का जिक्र किताब में है। जब कोई नेता या सेल्समैन किसी विचार को बहुत जोश और आत्मविश्वास के साथ पेश करता है, तो हम उसकी ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं। हम उसके आत्मविश्वास को सच्चाई का सबूत मान लेते हैं, भले ही उसकी बातों में कोई दम न हो। हमारी भावनाएं हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। तकनीक ने बस इस प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर दिया है। मैं भी एक बार ऐसी एक सेल्समैन की बातों में आ गया था, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत जोश से बात कर रहा था। बाद में समझ आया कि प्रोडक्ट में कोई दम नहीं था। तो ये तो हुई अनजाने में होने वाली तर्कहीनता। पर कई बार लोग जानबूझकर भी तो कुछ और दिखाते हैं जो असल में होते नहीं हैं। क्या इस बारे में भी किताब में कुछ कहा गया है? हाँ, और ये मानव स्वभाव का एक बहुत जरूरी नियम है। ग्रीन इसे शैडो या परछाई कहते हैं। हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे कि हमारी असुरक्षाएं, हमारा गुस्सा, हमारी दबी हुई इच्छाएं, ये सब हमारी परछाई का हिस्सा है। और ये परछाई अक्सर तब बाहर निकलती है जब हम तनाव या दबाव में होते हैं। मतलब जो इंसान सबके सामने सबसे ज्यादा शांत और विनम्र दिखता है, हो सकता है कि अंदर ही अंदर उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा दबाव। ये तो बहुत ही उल्टी बात है। बिल्कुल। इसका क्लासिक उदाहरण रिचर्ड निक्सन का है। उन्होंने दुनिया के सामने अपनी छवि एक बेहद सख्त, आत्मविश्वासी और नियंत्रण में रहने वाले नेता की बनाई थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा असुरक्षित और शक्की मिजाज के थे। जब वाटरगेट कांड का दबाव बढ़ा तो उनकी यही परछाई, उनकी असुरक्षा और शक बाहर आ गई। अच्छा। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसने आखिरकार उनके करियर को ही खत्म कर दिया। उनका मुखौटा टूट गया और परछाई ने सब कुछ संभाल लिया। ये तो बहुत मुश्किल होगा। अगर किसी की परछाई उसका असली स्वभाव है, तो हम भरोसा किस पर करें? क्या कोई तरीका है कि हम इस दिखावे के पार देख सकें? तरीका है, लेकिन आसान नहीं। आपको लोगों के विरोधाभासी व्यवहार पर ध्यान देना होगा। विरोधाभासी मतलब? जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, बहुत मुमकिन है कि वो अपनी गहरी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। जो हर किसी से जरूरत से ज्यादा मीठा और विनम्र बनता है, हो सकता है उसके अंदर बहुत ज्यादा आक्रामकता दबी हो।
किताब में कहा गया है कि जब किसी का व्यवहार आपको उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग या अटपटा लगे, तो समझिए कि शायद वही उसका असली चेहरा है जो दबाव में बाहर आ रहा है। तो ये जो मुखौटा है, क्या इसका लेना देना आत्ममोह या नार्सिसिज्म से है? मतलब अपनी एक खास इमेज बनाए रखने की जिद? इसका बहुत गहरा संबंध है। ग्रीन के अनुसार हम सभी में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है। खुद पर ध्यान देना, अपनी अहमियत समझना, ये जरूरी भी है। लेकिन कुछ लोग इस स्पेक्ट्रम पर बहुत आगे होते हैं, जिन्हें डीप नार्सिसिस्ट कहा गया है। ऐसे लोगों के लिए दूसरा इंसान इंसान नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? वे दूसरों को अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया मात्र समझते हैं, जैसे कोई वस्तु हो? जिसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी तारीफ सुनने और अच्छा महसूस करने के लिए किया जाए। इसका एक बड़ा उदाहरण हावर्ड ह्यूज का है। अच्छा, हावर्ड ह्यूज। दुनिया के लिए वो एक जीनियस, बेखौफ बिजनेसमैन और फिल्म मेकर थे, एक करिश्माई व्यक्तित्व। लेकिन असल में वो एक ऐसे तर्कहीन माइक्रो मैनेजर थे जो हर छोटी बड़ी चीज को नियंत्रित करना चाहते थे और अपने कर्मचारियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनकी फिल्में और एयरलाइंस तब ज्यादा सफल हुईं जब उन्होंने उनमें दखल देना बंद कर दिया। उनका करिश्माई मुखौटा उनकी असलियत को छिपा रहा था, जो कि थी अत्यधिक नियंत्रण की चाहत और दूसरों पर भरोसे की कमी। उनका आत्मप्रेम इतना ज्यादा था कि वो किसी और की काबिलियत देख ही नहीं पाती थी। ठीक है, ये सब जानना थोड़ा डरावना भी है। हम तर्कहीन हैं, हम मुखौटे पहनते हैं, हम आत्ममोहित हो सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? ये सब जानने का क्या मतलब है अगर हम इसे बदल नहीं सकते? समाधान है, और समाधान है अपने आत्मप्रेम की ऊर्जा को बाहर की ओर मोड़ना, यानी सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करना। सहानुभूति एक शक्तिशाली औजार है जो आपको दूसरों की दुनिया में झांकने का मौका देती है। इसका एक शानदार उदाहरण अर्नेस्ट शैकल्टन का है, जो एक खोजकर्ता थे। अंटार्कटिका में उनका जहाज बर्फ में फंस गया और उनकी टीम लगभग 2 साल तक वहां फंसी रही। और वो सब बच गए हैं ना? हाँ, सबके सब। और उनके बचने की सबसे बड़ी वजह शैकल्टन की शारीरिक हिम्मत नहीं थी, बल्कि उनकी गहरी सहानुभूति थी। वो अपनी टीम के हर सदस्य के मूड, उनकी मानसिक स्थिति और उनके डर को समझते थे। अच्छा। उन्होंने शारीरिक मुश्किलों से ज्यादा टीम के मनोबल को बनाए रखने पर ध्यान दिया। वो हर किसी को महसूस कराते थे कि वो जरूरी हैं। इसी सहानुभूति ने उस नामुमकिन हालात में भी टीम को एक साथ जोड़े रखा। तो खुद को समझने के लिए सहानुभूति और अपनी परछाई को पहचानना जरूरी है, लेकिन दूसरों के साथ व्यवहार में इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए हमें किसी को प्रभावित करना है या किसी से अपना काम करवाना है। देखिए, लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका बहस करना या उन्हें गलत साबित करना नहीं है। किताब के मुताबिक आपको उनकी रक्षात्मक दीवारों को नीचे लाना होगा। वो कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना। उनसे सलाह मांगिए, भले ही आपको उसकी जरूरत ना हो। उनके लिए कोई छोटा सा काम कर दीजिए। उनकी किसी ऐसी खूबी की तारीफ कीजिए जिसे लेकर वो खुद थोड़े असुरक्षित हो। ये तो थोड़ा चालाकी जैसा नहीं लगता? ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी नीयत क्या है। लिंडन जॉनसन का उदाहरण दिया गया है, जो अमेरिकी सेनेट में बहुत प्रभावशाली नेता बने। वो हर किसी के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखते थे, उनकी मदद करते थे और धीरे धीरे उन्होंने एहसानों और रिश्तों का एक ऐसा जाल बुन लिया कि कोई उन्हें मना ही नहीं कर पाता था। मतलब उन्होंने दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराकर शक्ति हासिल की। बिल्कुल। और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस ज्ञान का क्या उपयोग है? ये ज्ञान हमें अपने उच्च स्व या हायर सेल्फ को विकसित करने में मदद करता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम तर्कहीन हो सकते हैं, तो हम अपने फैसलों पर ज्यादा सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और ज्यादा तर्कसंगत बनने की कोशिश करते हैं। सही बात है। जब हम ये समझ जाते हैं कि दूसरों से तुलना करना हमारा स्वभाव है, तो हम इस प्रवृत्ति को हताशा के बजाय खुद को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसका कोई अच्छा उदाहरण है? लेखक एंटन चेकोव की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका बचपन अपने पिता के हिंसक व्यवहार के कारण बहुत दर्दनाक था। सालों तक वो उस कड़वाहट और गुस्से से भरी रहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता को एक इंसान के तौर पर समझने की कोशिश की, उनकी मजबूरियां, उनकी मुश्किलें। उन्होंने अपने पिता को सहानुभूति से देखा और उन्हें माफ कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपने पिता को नहीं, बल्कि खुद को उस दर्दनाक अतीत की कैद से आजाद किया। उन्होंने अपने स्वभाव के नियमों को समझा और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो संक्षेप में आज की इस बातचीत से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि हम अक्सर ऐसी अनजानी
तर्कहीन ताकतों से चलते हैं जिन्हें हम खुद नहीं समझते। हम सब एक मुखौटा पहनते हैं जो हमारी असली परछाई को छिपाता है, और इन सब से निपटने और आगे बढ़ने की असली कुंजी है सहानुभूति और आत्म जागरूकता विकसित करना। बिल्कुल, इन नियमों को समझना हमें सिर्फ गलत लोगों, जहरीले रिश्तों और खराब साझेदारियों से ही नहीं बचाता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमें अपनी क्षमता को समझने और उसे सही दिशा देने में मदद करता है। ये सिर्फ दूसरों की किताब पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की किताब को बेहतर ढंग से लिखने के बारे में है। और अंत में एक विचार, इस किताब में एक बात कही गई है कि हम अपनी असफलताओं के लिए अक्सर किस्मत, हालात या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद हो, हमारी अपनी गहरी छिपी हुई तर्कहीनता? तो एक सवाल जो सुनने वाले खुद से पूछ सकते हैं, अगर वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और फैसलों को गौर से देखें, तो उन्हें अपने व्यवहार में कौन से ऐसे पैटर्न मिल सकते हैं जो अब तक एक व्यक्तिगत ब्लाइंड स्पॉट में छिपे हुए थे।